सोचिए, भारतीय नौसेना का एक बेहद सम्मानित और डेकोरेटेड अधिकारी जो एक हत्या करना खुलेआम कबूल करता है और फिर भी उसे अंततः माफ कर दिया जाता है। हैरत अंगेज है ना? आज हम जिस केस की गहराइयों में उतरने वाले हैं वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है, लेकिन असल में ये भारतीय न्यायपालिका का वो ऐतिहासिक मोड़ है जिसने पूरे लीगल सिस्टम को झकझोर कर रख दिया था। जरा इन भड़काऊ शब्दों पर गौर करें। क्या मैं उस हर औरत से शादी कर लूं जिसके साथ मैं सोता हूं? यही वो एक अपमानजनक और चुभता हुआ जवाब था जिसने 27 अप्रैल 1959 को मालाबार हिल में 3 गोलियां चलवाईं। इसी एक वाक्य ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि भारतीय आपराधिक कानून में एक ऐसा भूकंप ला दिया जिसके झटके आज भी महसूस किए जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको ऐसी डीप डाइव केस स्टडीज पसंद हैं तो प्लीज इस चर्चा को दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ऐसे ही बेहतरीन और रिसर्च बेस्ड कंटेंट लाते रहने में बहुत मदद मिलती है। तो चलिए आज की चर्चा का एक क्विक रोड मैप देख लेते हैं। शुरुआत मालाबार हिल की उस दुखद घटना से, फिर हम समझेंगे मीडिया और जूरी के रोल को, उकसावे बनाम हत्या की कानूनी बहस, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वो बड़ा टकराव, और अंत में उस सांप्रदायिक तनाव और पॉलिटिकल क्षमादान को जिसने इस केस का अंत किया। सीधे पहले पॉइंट पर आते हैं, मालाबार हिल की वो जानलेवा घटना। ये एक हाई प्रोफाइल लव ट्रायंगल था जिसमें कमांडर नानावटी, उनकी पत्नी सिल्विया और एक बेहद रईस बिजनेसमैन प्रेम आहूजा शामिल थे। 27 अप्रैल का वो दिन, अगर हम इसके टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो नानावटी का हर एक कदम बहुत कुछ कहता है। दोपहर में सिल्विया अपने अफेयर की बात कबूलती हैं। 3 बजे नानावटी परिवार को मेट्रो सिनेमा छोड़ते हैं। 3:30 बजे वो अपनी नेवल बेस जाते हैं और एक झूठा बहाना बनाकर अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालते हैं, और ठीक 4 बजे वो सीधे आहूजा के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। अपराध से लेकर अंतिम क्षमादान तक ये शुरुआती क्रोनोलॉजी अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। इस गोलीबारी के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। ये मामला सिर्फ पुलिस की फाइलों तक सीमित नहीं रहा, ये एक बहुत बड़ा मीडिया तमाशा बन गया जिसने पूरे देश की भावनाओं को भड़का दिया। ब्लिट्स नाम के एक टैब्लॉइड ने तो मानो इस पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने इसे एक नैतिक लड़ाई का रंग दे दिया। नानावटी को एक सच्चे देशभक्त और परिवार के सम्मान की रक्षा करने वाले हीरो की तरह पेश किया गया और आहूजा को एक विलेन बना दिया। इसका सीधा असर क्या हुआ? उस वक्त कोर्ट में बैठी आम जनता से चुनी गई जूरी पर भारी दबाव पड़ा। नतीजा ये हुआ कि जूरी ने 8-1 के बहुमत से नानावटी को निर्दोष करार दे दिया। ये फैसला इतना अजीब था कि सेशंस जज ने इसे रिकॉर्ड करने से ही मना कर दिया और केस सीधा बॉम्बे हाईकोर्ट भेज दिया। और यहीं से मामला पूरी तरह से एक कानूनी जंग में बदल जाता है। ये महज एक हादसा था वाले जूरी के इस सिद्धांत को ऊपरी अदालतों ने कैसे सिरे से खारिज किया। चलिए इसे कानून की नज़र से समझते हैं। यहाँ सबसे अहम पॉइंट है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 300 का पहला अपवाद। डिफेंस की थ्योरी क्या थी कि नानावटी ने अचानक और गंभीर उकसावे में आकर अपना आपा खो दिया था, लेकिन कानून में गंभीर और अचानक इन 2 शब्दों का बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब होता है। और मजे की बात यह है कि इसी केस ने आधुनिक भारतीय आपराधिक कानून में सडन प्रोवोकेशन यानी अचानक हुए उकसावे की व्याख्या को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। इन 2 धाराओं का फर्क समझना इस केस में जिंदगी और मौत का फर्क समझने जैसा था। एक तरफ है धारा 302 यानी पहले से प्लान की गई जानबूझकर की गई हत्या, और दूसरी तरफ है धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या जो अचानक गुस्से या आवेश में हो जाए, जिसमें पहले से कोई प्लानिंग ना हो। नानावटी की पूरी जिंदगी और उनकी आज़ादी बस इन्हीं 2 लीगल डेफिनेशंस के बीच झूल रही थी। और यही एंट्री होती है कूलिंग ऑफ पीरियड के ऐतिहासिक सिद्धांत की। जब नानावटी को अपनी पत्नी से सच पता चला, उसके बाद परिवार को सिनेमा ले जाना, फिर नेवल बेस जाना, वहां से चालाकी से बंदूक निकालना और फिर आहूजा के घर तक जाना, इस पूरे प्रोसेस में उनके पास शांत होकर सोचने का पूरा वक्त था। कानूनी नजरिए से ये कूलिंग ऑफ पीरियड साफ साफ ये साबित करता है कि ये कोई अचानक हुआ हमला नहीं, बल्कि एक ठंडे दिमाग से सोची समझी हत्या थी। अब एक ऐसा सवाल जिसने पूरे केस की दिशा ही बदल दी, एक तौलिया। जी हाँ, एक तौलिया इतना अहम कैसे हो गया? डिफेंस ने कहानी रची थी कि दोनों के बीच हाथापाई हुई और गोली गलती से चल गई, लेकिन फोरेंसिक जांच ने एक बहुत बड़ा राज खोला।
असल में आहूजा उस वक्त नहाकर निकला था और उसने कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटा हुआ था। जब पुलिस वहां पहुंची तो आहूजा की डेड बॉडी पर वो तौलिया बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कस के बंधा हुआ था। अब आप ये सोचिए, अगर एक लोडेड रिवॉल्वर को लेकर दो आदमियों के बीच जानलेवा हाथापाई हुई होती तो क्या वो तौलिया वैसे ही सुरक्षित बंधा रहता? बिल्कुल नहीं। इस एक सबूत ने पूरी तरह साबित कर दिया कि वहां कोई हाथापाई नहीं हुई थी और ये 100% एक पूर्व नियोजित हत्या थी। हाई कोर्ट ने नानावटी को हत्या का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुना दी। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। जिस दिन सजा सुनाई गई उसी दिन एक बहुत बड़ा संवैधानिक संकट खड़ा हो गया। अब यह सिर्फ एक मर्डर केस नहीं बल्कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का महाटकराव बन चुका था। संविधान के दो अहम अनुच्छेद यहाँ सीधे आमने सामने थे। बॉम्बे के गवर्नर ने अनुच्छेद 161 का इस्तेमाल करते हुए नानावटी की सजा को सस्पेंड कर दिया और उन्हें नॉर्मल जेल की बजाय नेवल कस्टडी में रहने का आदेश दे दिया। उधर मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए जा रहा था, जहां अनुच्छेद 142 के तहत अदालत की पावर सबसे ऊपर होती है। एक तरफ सरकार का आदेश, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का वारंट। एक भयंकर इंस्टीट्यूशनल क्लैश। और इस पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जब किसी मामले की अपील अदालत में एक्टिवली पेंडिंग हो तब गवर्नर की सजा सस्पेंड करने की पावर डीएक्टिवेट हो जाती है। मतलब कार्यपालिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सक्रिय न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास नहीं कर सकती। इसका नतीजा ये हुआ कि नानावटी को आखिरकार एक आम कैदी की तरह जेल जाना ही पड़ा। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी और सबसे उलझे हुए हिस्से पर। नानावटी को उम्र कैद तो हुई, लेकिन उन्होंने जेल में सिर्फ 3 साल काटे। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक कूटनीति काम कर रही थी। दरअसल इस मामले ने पारसी और सिंधी समुदायों के बीच एक गहरी दरार पैदा कर दी थी। नौसेना और हाई सोसाइटी के लोग नानावटी को छुड़ाने के लिए भयंकर लॉबिंग कर रहे थे। लेकिन अगर सरकार सिर्फ पारसी समुदाय के नानावटी को छोड़ती तो सिंधी समुदाय भड़क जाता। तभी एक रास्ता निकला। भाई प्रताप, जो एक प्रमुख सिंधी नेता थे, उन्हें एक फर्जी मामले में जेल में डाल दिया गया था। तो सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, एक स्ट्रेटेजिक डुअल पार्डन। दोनों समुदायों को शांत करने के लिए दोनों को एक साथ क्षमादान देने का प्लान बनाया गया। ये जो अंतिम राजनीतिक समझौता था ना, इसने सरकार की ताकत और जनता के सेंटिमेंट दोनों को बड़ी चतुराई से बैलेंस कर लिया। प्रेम आहूजा की बहन से बाकायदा लिखित में लिया गया कि उन्हें नानावटी की रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद नानावटी और भाई प्रताप दोनों को एक साथ माफ कर दिया गया। इस तरह एक बहुत बड़े सांप्रदायिक तनाव को भी टाल दिया गया और फॉर्मल तरीके से कानून के शासन का सम्मान भी बचा रहा। तो इस पूरे केस स्टडी से हम क्या समझे? एक ऐसा केस जिसने जूरी सिस्टम की खामियों को दुनिया के सामने ला दिया, कानूनी परिभाषाओं को और सख्त बनाया और संवैधानिक शक्तियों की हदें तय कर दी। लेकिन अंत में ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब जनता की भारी भावनाएं कानून की किताबों के बिल्कुल खिलाफ खड़ी हों, तो न्याय का पर्दा आखिर किस तरफ झुकना चाहिए? क्या कानून को पूरी तरह अंधा होना चाहिए या उसे समाज की नब्ज भी टटोलनी चाहिए? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।